Very good morning, students. Now we are going to start next topic of the same chapter. हमने जो कल टॉपिक कवर किया था उसका नेम था सिंथेटिक फाइबर्स. सो सिंथेटिक फाइबर्स की अगर हम आगे प्रॉपर्टीज़ को कैरी ऑन करें तो सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो श्रिंक नहीं होते हैं वॉशिंग के बाद. सिंथेटिक फाइबर एक्सपेंसिव कम होते हैं और ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं. जो भी क्लॉथ सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं उनको मेंटेन करना इजी है एज़ कम्पेयर टू दोज जो नेचुरल फाइबर से बनते हैं. अगर हम ये एक एक्टिविटी है जिसको अगर हम डिस्क्राइब करें कि किस तरह से हम ये पता लगाएंगे स्ट्रेंथ के बारे में, सिंथेटिक फाइबर्स की और नेचुरल फाइबर्स की स्ट्रेंथ का कैसे पता लगाएंगे, किसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है ना, और किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है कैसे पता लगेगा एक फॉलोइंग एक्टिविटी से. सो ये आपके पास स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी है. इसमें क्या आपने एक आयरन का स्टैंड लेना है. ये आयरन स्टैंड है विद अ क्लैम्प हेयर और यहाँ पे आपने एक थ्रेड बांधी है. ठीक है. टेक अ पैन टू द लोअर एंड ऑफ द वुडन थ्रेड सो दैट द वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट. यहाँ पे आपने एक वुडन का पैन लिया है जिसके अंदर आपने कुछ ना कुछ वेट रखा है. अब जो टोटल वेट चाहिए इस वुलन थ्रेड को ब्रेक करने के लिए, दिस वेट इज सिमिलर, है ना. अब देखो आपने ये वुडन का पैन लिया, उस पैन के अंदर आपने क्या किया, वेट रख दिया, है ना. ऊपर एक थ्रेड है. अब क्या है यहाँ पे, अगर आप पुट अ वेट इन द पैन, आपने पैन के अंदर जब वेट रखा है, देखिए यहाँ पे पुट अ वेट इन द पैन, गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर वेट इन द पैन टिल द वुडन थ्रेड ब्रेक. आप उसके अंदर और वेट रखते जाइए रखते जाइए रखते जाइए और कब तक रखते जाइए, जब तक आपका वुडन का जब तक आपका जो थ्रेड है जो प्लैंक से लगा है वो जब तक ब्रेक ना हो जाए तब तक आप उसके ऊपर रखते जाइए. वेट को आप पैन के ऊपर रखते जाएं जब तक कि ये जो थ्रेड आपको दिख रहा है ये ब्रेक डाउन ना हो जाए. रिपीट करो इस एक्टिविटी को यूज़ करके सिमिलर थ्रेड्स. अब इसी एक्टिविटी को रिपीट करना है. एक बार आपने कॉटन थ्रेड ली, एक बार सिल्क ली, एक बार नायलॉन ली, एक बार पॉलिएस्टर ली. नोट डाउन द वेट रिक्वायर्ड. अब देखो कि कितना वेट चाहिए इन थ्रेड को वन बाय वन तोड़ने के लिए. मिनिमम वेट जो चाहिए ब्रेक डाउन करने के लिए वुलन थ्रेड को शो करता है कि वुलन थ्रेड का मिनिमम स्ट्रेंथ है. अगर ज़्यादा वेट चाहिए तो वो शो करेगा कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है. इसीलिए जितना ज़्यादा वेट आपको थ्रेड को तोड़ने के लिए चाहिए इसका मतलब वो थ्रेड उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ये कुछ इसी तरह से है कि आपको मैंने 2 स्टिक दे दी और मैंने कहा आपको ये दोनों स्टिक्स को तोड़ना है. जिस स्टिक को तोड़ने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इट मीन्स दैट स्टिक इज़ मच हार्डर. इन द सेम वे जिस थ्रेड को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा वेट रखना पड़ेगा, दैट थ्रेड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर. मच मोर वेट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द नायलॉन थ्रेड. नायलॉन थ्रेड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा वेट चाहिए. ठीक है. और मैक्सिमम वेट चाहिए पॉलिएस्टर की थ्रेड को तोड़ने के लिए, जिससे पता चलता है कि पॉलिएस्टर की थ्रेड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है. तो इस एक्टिविटी के बेसिस पे आपने ये पता लगाया कि कौन सी थ्रेड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और कौन सी वीक है. अब आप क्या करिए, एक और एक्टिविटी यहाँ पे दी है. टेक अ पीस ऑफ क्लॉथ मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स of about half a square meter size and take another piece of the cloth of natural fiber exactly of same size. 2 मग लो, 500 ml वाटर हर एक के अंदर लो. दोनों पीस को, पॉलिएस्टर क्लॉथ को भी मग के अंदर डालो 5 मिनट के लिए और कॉटन क्लॉथ को भी मग के अंदर डालो फॉर द इक्वल टाइम, दैट इज़ फॉर 5 मिनट. मतलब आपने करना क्या है, बेसिकली आपने मग लिया, मग के अंदर 500 ml पानी डाला, ये एक मग है ये एक मग है, 500 ml वाटर आपने इसके अंदर डाल दिया, 500 ml वाटर आपने इसके अंदर डाल दिया. ठीक है. 500 ml वाटर इसके अंदर डाला, 500 ml वाटर उसके अंदर डाला, दोनों के अंदर पीस ऑफ क्लॉथ डाल दिया, है ना. यहाँ पे भी डाला पीस ऑफ क्लॉथ, यहाँ पे भी डाला पीस ऑफ क्लॉथ. दोनों को सेम टाइम 5-5 मिनट के लिए उसी के अंदर क्या किया, रख दिया. नाउ अब आप क्या करो, जो पॉलिएस्टर का क्लॉथ था और जो कॉटन का क्लॉथ था जो आपने दोनों मगों में डाला था उनको बाहर निकालो और जो पानी मग के अंदर बच गया अब उसको कंपेयर करो. कितना वॉल्यूम बचा अब उसको कंपेयर करो. हम ये देखेंगे कि ज़्यादा पानी जो है वो किस मग के अंदर बचेगा जिसके अंदर आपने पॉलिएस्टर के क्लॉथ को डाला था. इससे पता चला कि पॉलिएस्टर के क्लॉथ, देखो एक में आपने क्या किया, 500 ml पानी लिया, दूसरे में भी 500 ml पानी लिया, दोनों में इक्वल साइज का क्लॉथ डाला. डिफरेंस था कि एक पॉलिएस्टर था और एक कॉटन था. जब आपने दोनों क्लॉथ्स को डिप करके बाहर निकाला, आपने देखा कि जो पॉलिएस्टर क्लॉथ वाला मग था उसके अंदर जो लेफ्ट अमाउंट वाटर का था दैट इज मच लेस देन दैट ऑफ द मग इन विच
यू सोक द कॉटन क्लॉथ, ठीक है, जिसमें कॉटन क्लॉथ डाला था उससे कम था, जिससे पता चला कि पॉलिएस्टर क्लॉथ जो है वो एब्जॉर्ब करता है लेस वाटर, क्योंकि पॉलिएस्टर क्लॉथ में जो बचा हुआ पानी था वो कॉटन वाले, देखो सीधी सी बात है, इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं। आपके पास एक मग है 500 ml पानी, दूसरा मग है उसमें भी 500 ml पानी, दोनों में सेम साइज का क्लॉथ डाल दिया, एक में पॉलिएस्टर एक में कॉटन, दोनों को डिप करके बाहर निकाला। आपने ऑब्जर्व किया जो पॉलिएस्टर वाला बॉक्स था, पॉलिएस्टर वाला मग था, उसके अंदर बचा हुआ पानी कॉटन वाले मग से ज़्यादा, जिसका मतलब क्या है कि पॉलिएस्टर ने कम पानी को एब्जॉर्ब किया और कॉटन ने ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं जैसे कि पॉलिएस्टर वो कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं, नेचुरल फाइबर्स जो हैं दे एब्जॉर्ब मोर वाटर। उसके आगे अगर हम बात करें तो इधर देखिए, आपने क्या किया, स्प्रेड द वेट पीस ऑफ पॉलिएस्टर एंड वेट पीस ऑफ क्लॉथ इन सनशाइन, ताकि वो ड्राई हो सके, ठीक है। आपने देखा कि जो वेट पीस पॉलिएस्टर का है वो जल्दी ड्राई हो गया और जो वेट पीस कॉटन का है वो उससे ज़्यादा टाइम लगा। इससे हमें क्या पता चला कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो ईजिली क्विकली यू कैन से ड्राई हो जाते हैं और जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं हो पाते। अब सिंथेटिक फाइबर की डिसएडवांटेज क्या है कि वो हीटिंग पे ना मेल्ट हो जाते हैं। अगर एक पर्सन ने मान लो क्लॉथ पहने हैं जो सिंथेटिक फाइबर से बना है एंड अगर उसके क्लॉथ्स की फायर गलती से कैच कर ले, अगर वो गलती से फायर कैच कर ले तो जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो जल्दी से मेल्ट हो जाएंगे, बॉडी से पर्सन की बॉडी से स्टिक हो जाएंगे और पर्सन को हार्म पहुँचाएंगे, बहुत ज़्यादा डेंजरस होंगे ये। तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। सो वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन द साइंस लेबोरेटरी। नेचुरल फाइबर्स के क्लॉथ लाइक कॉटन एंड जो वूल है उसके क्लॉथ आपको पहनने चाहिए बिकॉज दे जनरली डोंट हीट अप, ठीक है, जनरली इतनी जल्दी हीट नहीं करते हैं। सो अनदर डिसएडवांटेज इज, अगर हम सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो सिंथेटिक फाइबर नॉट सुटेबल फॉर विटिंग, सिंथेटिक फाइबर हॉट समर में सुटेबल नहीं है वियर करने के लिए, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स एक्सट्रीमली फाइन होते हैं। जो क्लॉथ होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के उनमें सफिशिएंट पोर्स नहीं होते कि वो स्वेट को बॉडी से बाहर जाने दें और इवेपोरेट होने दें, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होगा, इवेपोरेशन प्रोसेस कोस कूलिंग इफेक्ट। जब आप पंखे के नीचे आके बैठते हो आपको बहुत पसीना आया होता है, अगर आप पंखे के नीचे यू स्टार्ट फीलिंग वेरी कूल बिकॉज जो आपका स्वेट है फटाफट से इवेपोरेट होता है एंड योर बॉडी गेट अ कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। बट अगर आपने सिंथेटिक क्लॉथ्स पहने हैं उसके अंदर पोर्स नहीं है तो आपका स्वेट बाहर नहीं जा पाएगा, और अगर बाहर नहीं जा पाएगा तो कूलिंग इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि इवेपोरेशन ढंग से नहीं हो पाएगा। सो क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर मेक अस फील हॉट एंड अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग समर। क्लॉथ्स मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स आर मोर कंफर्टेबल ड्यूरिंग समर, दिस इज बिकॉज क्योंकि उसमें लार्ज पोर्स होते हैं, स्वेट बॉडी से बाहर जा पाएगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस हो पाएगा और आपको कंफर्टेबल एंड कूल फील होगा। अब जो मैन्युफैक्चरिंग होती है सिंथेटिक फाइबर्स की, जैसे नायलॉन की, पॉलिएस्टर की और एक्राइलिक की, वो हेल्प करती है आपको, मतलब इन सब की जो फुली सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं आपको हेल्प करती है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फुली सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं मैन्युफैक्चर होते हैं पेट्रोकेमिकल से, पेट्रोकेमिकल्स मतलब पेट्रोलियम से, तो कोई ट्रीज़ को कट नहीं करना पड़ता इनको बनाने के लिए। दूसरी तरफ जो सेमी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जैसे कि रेयोन, ये वुड पल्प से बनते हैं जिसमें कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट्रीज होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्लास्टिक। आपने अपने आसपास बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लास्टिक तो देखा ही होगा, है ना। यू सी प्लास्टिक अराउंड योर सेल्फ एवरीडे लाइफ में। कुछ आर्टिकल्स प्लास्टिक के यूज़ होते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में, जैसे प्लास्टिक बैग्स, वाटर बॉटल्स, मग, वाटर टैंक, बॉल पेन्स, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। टेबल, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक स्विचेस, ट्रक, स्कूटर, इन सभी के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, प्लास्टिक जो है वो यूज़ होता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्लेन्स, एरोप्लेन, शिप, एयरक्राफ्ट, इन सब में डिफरेंट साइज़ के पॉसिबल, डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप के प्लास्टिक यूज़ होते हैं। सो अगर प्लास्टिक की बात करें तो एक सिंथेटिक मटेरियल है, ठीक है, जिसको मोल्ड करके मतलब मेल्ट करके एक पर्टिकुलर शेप में बना के इसे सॉफ्ट, और पहले सॉफ्ट, क्योंकि देखो आप प्लास्टिक को मेल्ट करोगे इट बिकम सॉफ्ट, आपने उसे मोल्ड कर दिया अब वो हार्ड हो गया तो पर्टिकुलर शेप में आ जाएगा, ठीक है। अब प्लास्टिक का मतलब होता है इजी टू मोल्ड, प्लास्टिक मतलब इजी टू मोल्ड। प्लास्टिक आर ऑल्सो पॉलीमर्स ही हैं ये भी, कि इसका मतलब क्या है कि प्लास्टिक बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना है, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा किया तब जाके प्लास्टिक बना, इसका मतलब प्लास्टिक इज पॉलीमर। जो स्टार्टिंग मटेरियल है पॉलीमर का वो कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलता है, पेट्रोकेमिकल से। प्लास्टिक बनाने का स्टार्टिंग मटेरियल पेट्रोकेमिकल से मिलता है। कुछ एग्जाम्पल प्लास्टिक के अगर हम देखें तो पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट, मेलेमाइन, टेफ्लॉन,
दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लास्टिक्स। अब नाइलॉन भी एक प्लास्टिक है। मेजर प्रॉपर्टीज और यूजेस अगर हम प्लास्टिक के देखें तो पॉलीथीन मतलब पॉली प्लस इथीन, दो पॉली मतलब बहुत सारे, इथीन एक मॉलिक्यूल होता है। जब बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया तो बन गया पॉलीथीन। ठीक है, तो पॉलीथीन एक प्लास्टिक है जो ऑब्टेन होता है जब आप पॉलीमराइजेशन करते हैं केमिकल कंपाउंड इथीन का। वही मैंने आपको बोला, जब बहुत सारे इथीन एक मॉलिक्यूल होता है जिसका फॉर्मूला होता है C2H4, जो आप अपनी हायर क्लास में पढ़ोगे, इन 10th स्टैंडर्ड यू विल स्टडी इट। तो पॉलीथीन इज C2H4, पॉलीथीन होता है C2H4, ये पॉलीथीन होता है। तो क्या है बच्चे, पॉलीथीन एक प्लास्टिक है जो कैसे ऑब्टेन होता है, जब आप किसी भी केमिकल कंपाउंड का पॉलीमराइजेशन करते हैं। केमिकल कंपाउंड का पॉलीमराइजेशन, जैसे कि आपने इथीन का पॉलीमराइजेशन किया। इथीन के पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब है कि जब आपने बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया तो आपको पॉलीथीन मिला, जो कि एक प्लास्टिक है जो कि इथीन की पॉलीमराइजेशन से मिल रहा है। अब ये टफ होता है, ड्यूरेबल होता है। पॉलीथीन यूज होता है बेसिकली पॉलीथीन बैग्स बनाने में, प्लास्टिक बैग, वाटरप्रूफ प्लास्टिक शीट्स बनाने में, बॉटल, बकेट, ये सब चीज़ें बनाने में, डस्टबिन बनाने में यूज़ होता है। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये स्ट्रॉन्ग और हार्ड प्लास्टिक है, फ्लेक्सिबल नहीं होता पॉलीथीन की तरह। पॉलीथीन तो फ्लेक्सिबल है ना, आप उसको मूव कर सकते हो, किसी भी उसमें फोल्ड अप कर सकते हो, बट PVC इज़ नॉट लाइक दैट। PVC यूज होता है बेसिकली इंसुलेशन, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में, पाइप बनाने में, ठीक है, रेनकोट्स बनाने में, इन सब चीज़ों में। बेकेलाइट भी बहुत हार्ड और टफ प्लास्टिक है। बेकेलाइट पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। बेकेलाइट यूज होता है कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स बनाने में। बेकेलाइट यूज होता है कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने में। क्यों? क्योंकि ये पुअर कंडक्टर है हीट का, ठीक है, इतनी जल्दी से हीट अप नहीं होता। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट यूज होता है इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में, सॉकेट्स पता है ना आपको, जो आपके घरों में लगे हुए होते हैं इलेक्ट्रिकल स्विचेस में, सॉकेट्स जो लगे होते हैं, दैट इज also made up of bakelite. It does not conduct electricity and does not become soft on getting heating होने पे एकदम से पिघलता नहीं है। मेलेमाइन भी एक प्लास्टिक है जो हीट को टॉलरेट कर लेता है अदर प्लास्टिक के कंपेरेटिवली, फायर को रेजिस्ट करता है, फ्लोर टाइल्स बनाने में यूज़ होता है, अनब्रेकेबल किचन वेयर्स लाइक कप प्लेट्स बनाने में यूज़ होता है, फायर रेजिस्टेंट है, ठीक है, इजीली फायर कैच नहीं करता है, माइक्रोवेव ओवन वगैरह में यूज़ होता है, कुकिंग पर्पस इसके उसमें यूज़ होता है। टेफ्लॉन की बात करें तो एक और स्पेशल प्लास्टिक है जिसमें ऑयल एंड वाटर नहीं स्टिक होता है। ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक ऑन प्लास्टिक बिकॉज इट हैज स्लिपरी सरफेस, ठीक है। तो टेफ्लॉन ऑल्सो विथस्टैंड हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेता है। टेफ्लॉन इज यूज गिविंग नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स, जो फ्राइंग पैंस वगैरह पे नॉन स्टिक कोटिंग होती है उसको देने में यूज़ होता है। और टेफ्लॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग बॉटम ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन्स की जो बॉटम वाला पार्ट होता है उसमें भी टेफ्लॉन यूज़ होता है। अब अगर हम बात करें प्लास्टिक की तो एक्सटेंसिवली हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, जैसे कि टैबलेट्स की पैकिंग में, सीरिंजेस में, ग्लव्स में, थ्रेड में, वाउंड्स वगैरह को जब स्टिचेस लगाने होते हैं तो उसमें प्लास्टिक की वो थ्रेड होती है जो वाउंड्स को स्टिच करने में यूज़ होती है, और भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में प्लास्टिक यूज़ होता है। मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये सब चीज़ें का एक ना बेसिक आइडिया हो, ताकि जब आप चीज़ों को करें तो आपको कंसेप्चुअल नॉलेज भी चीज़ों की होनी चाहिए, नॉट ओनली जस्ट टू स्कोर इन द मार्क्स, बट यू मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ वी कैन give answer to someone if someone asks from us regarding that particular topics. Now there are two type of plastics, one is thermoplastic and one is thermosetting plastic. थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जो एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करने पे और इनको हम डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं, दैट आर थर्मोप्लास्टिक। फ्लेक्सिबल है, इजिली बेंड होते नहीं है। थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक्स इनको बोलते हैं, एग्जाम्पल पॉलीथीन एंड PVC, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर आगे हम इसमें बात करें तो अगर हम प्लास्टिक बोतल को लें और उसमें थोड़ा सा हॉट वाटर डाल दें, या प्लास्टिक बोतल गेट डिफॉर्म्ड, इस शेप चेंजेस, जैसे हम प्लास्टिक बोतल को डिफॉर्म करते हैं उसकी शेप चेंज हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। जैसे कुछ ऐसी प्लास्टिक बोतल्स होती है ना जिनको आप प्रेस करते हो, प्रेस करने पे क्या होता है उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, तो वो इसी थर्मोप्लास्टिक से बनी होती है। दिस हैपन बिकॉज द बॉटल इज मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक विच इज सॉफ्ट ऑन गेटिंग हीटिंग बाय हॉट वाटर, हॉट वाटर पे पिघल जाती है क्योंकि वो, इसीलिए ऐसा होता है। Let us now take a plastic bottle and press it by applying the force on your hand. हमने देखा कि प्लास्टिक बोतल ईजिली बैंड हो रही है, इससे पता चला कि जो आर्टिकल्स थर्मोप्लास्टिक से बने होते हैं वो ईजिली बैंड हो जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक यूज़ होता है
आर्टिकल्स बनाने में विच डू नॉट गेट टू हॉट एंड आर फ्लेक्सिबल। थर्मोप्लास्टिक यूज़ होता है इलेक्ट्रिक वायर्स की इंसुलेशन बनाने में, मतलब ऊपर की कवरिंग बनाने में, प्लास्टिक बॉटल्स बनाने में, प्लास्टिक जार्स बनाने में, टॉयज़ बनाने में, रेनकोट्स बनाने में और ब्रिसल्स बनाने के, ब्रशेस के, पैकिंग मटेरियल्स में, चेयर्स में, यूज्ड इन मेकिंग इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फ्लेक्सिबल, ये सब चीज़ों में यूज़ होता है। अगर मैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करूँ तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जो इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते, हीटिंग करने पे एकदम से सॉफ्ट नहीं होते और इनको हम सेकेंड टाइम मोल्ड नहीं कर सकते। दीज आर थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, अगर आपने वन सेट इज गिवन शेप एंड सॉलिडिफाइड, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी री सॉफ्टेंड एंड रिमोल्डेड। अगर आपने एक शेप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को दे दी और आपने उसको एक फिक्स शेप में, अगर आपने उनको एक शेप में फिक्स कर दिया, अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को आप दोबारा से री सॉफ्ट और रीमोल्ड नहीं कर सकते। एक आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विल रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप परमानेंटली इवन ऑन हीटिंग। ठीक है, तो जो आर्टिकल और जो ऑब्जेक्ट है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना है वो अपनी ओरिजिनल शेप को परमानेंटली रिटेन करेगा इवन हीटिंग पे भी। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर नोन एज थर्मोसेट। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बैकेलाइट एंड मेलामाइन। थर्मोसेटिक प्लास्टिक हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, इजिली बेंड नहीं होते हैं, फोर्स लगाने पे भी इजिली ब्रेक नहीं होते। ठीक है, सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो इजिली बेंड नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में यूज़ होते हैं ताकि वो इजिली पिघल ना जाए। अब स्विच मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बैकेलाइट, तो ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी। नेक्स्ट इसी टॉपिक को हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक आप इसकी एक रीडिंग लें फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।